रहे न रहे हम महका करेंगे। नाता करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, तुमने पुकारा हम चले आए। संसार जसा तवा चुल्ह्यावर शुक्रिया है हुजूर आने का। ये एक गायिका का दूसरा चेहरा है। जब वो पेंसिल लेकर कागजों पर तरह तरह की आकृतियां उकेरती और अपने चित्रों में रंग भरती तो उसके होठों पर संगीत होता। वह कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती और उसकी कोमल सी थोड़ी थरथराती सी आवाज़ में जो नरमी और सुर होते वो सुनने वालों को एहसास करा देते कि इसके भीतर कोई न कोई ऐसा हुनर है जो पेंटिंग्स और चित्रकारी से अलग है। मुंबई के जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स आने से पहले स्कूल के दिनों में इस नन्ही सी बच्ची के हाथों में चित्र बनाने का हुनर देखकर पिता शंकर राव हिम्मड़ी को लगा कि इसकी कला को और निखारा जाए। ये जानी मानी गायिका रही सुमन कल्याणपुर के बचपन की वो बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप देख रहे हैं शख्सियत। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इसी सुमन कल्याणपुर की, जिन्होंने 11 भाषाओं में 3000 से ज़्यादा गाने गाए और अपनी आवाज़ की कोमलता की वजह से सुरों की मल्लिका कही जाने वाली लता मंगेशकर को भी हैरत में डाल दिया। वो दौर आज़ादी आंदोलन का था और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। वहीं ढाका में 28 जनवरी 1937 में सुमन हिम्मड़ी पैदा हुई। पिता बैंक में अफसर थे। मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी के थे, लेकिन ब्रिटिश राज में ही सुमन के पिता का तबादला मुंबई हो गया और परिवार वहीं आकर बस गया। वहीं के सेंट कोलंबा गर्ल्स हाई स्कूल में सुमन का दाखिला हुआ। पिता के एक दोस्त थे केशव राव भोले, वहीं पड़ोस में रहते थे। खुद संगीत के शौकीन और अच्छे गायक। वह अक्सर सुनते कि 10-12 साल की सुमन पेंटिंग बनाते वक्त कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती, कुछ पुराने फिल्मी गीत से लेकर कई और भाषाओं के लोकप्रिय गीतों की धुन। कभी कभी वह गा भी उठती। केशव राव ने सुमन के हुनर को पहचाना और उनके पिता से बात कर उसे संगीत सिखाने की पहल की। सुमन ने केशव राव जी से संगीत की शुरुआती शिक्षा ली, लेकिन बाद में उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से संगीत सीखा। पेंटिंग के साथ साथ संगीत के इस सफ़र में सुमन एक संपूर्ण कलाकार के तौर पर ढलती गईं। आज़ादी के आंदोलन और उस दौर के स्वतंत्रता सेनानियों का उन पर गहरा असर था और वो अपने चित्रों में तमाम महापुरुषों के पोर्ट्रेट बनाती। एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते समाज के तमाम तबकों और लोगों के स्केच बनाती और स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करने जब जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स गईं तो वहाँ उनकी कला और निखरी। बनना तो वो पेंटर चाहती थी, लेकिन जब साथ साथ संगीत की शिक्षा ले रही थी तभी उन्हें ये भी लगा कि उनकी आवाज़ में भी एक ख़ास बात तो है। देश आज़ाद हो चुका था, विभाजन की त्रासदी झेल रहा था, लेकिन मुंबई का फिल्म उद्योग धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्में भी कभी कभार बन रही थी, जिनमें संगीत को लेकर निर्देशकों को खासी दिलचस्पी होती थी। सुमन तब महज 14 साल की थी जब उन्हें आकाशवाणी में गाने का मौका मिला और उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें 1952-53 की मराठी फिल्म शुक्राणी चांदनी में गाने का भी मौका मिला। फिल्म उद्योग में तब शमशाद बेगम, सुरैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, आशा भोंसले जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। ऐसे में ये नई आवाज़ लोगों को पसंद आई और 1954 में आई हिंदी फिल्म मंगू में शेख मुख्तार ने इस गायिका को एक लोरी गाने का मौका दिया, कोई पुकारे धीरे से तुझे। उसके बाद इस गायिका की भावनात्मक पकड़ और लता मंगेशकर से मिलती हुई उसकी आवाज़ ने तमाम निर्माता निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में वे बेहद संकोची थीं और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के समय बहुत कम बोलती थीं, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन के सामने खड़ी होती
उनकी आवाज़ पूरे माहौल को बदल देती। 1960 और 70 के दशक में वे हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय हो गईं। 1958 में मुंबई के व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हुई और तब से वो सुमन कल्याणपुर हो गई। ये भी कहा जाता है कि उनके पति हर रिकॉर्डिंग में उनके साथ मौजूद रहते थे और उनके संगीत के सफर में एक मजबूत सहारा बने। उनकी एक बेटी भी है, चारुल अग्नि, जो अमेरिका में बस गई। आपने हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक गीत तो जरूर सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता मंगेशकर का गाया ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है। प्रदीप ने यह गीत तब लिखा था जब 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में तमाम सैनिक शहीद हो गए थे। 1963 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर इस गीत को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश करने की रिहर्सल उस दौर के मशहूर संगीत निर्देशक सी रामचंद्र करवा रहे थे। सुमन कल्याणपुर ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ये गीत पहले उन्हें गाने को मिला, इसकी रिहर्सल भी करवाई गई, लेकिन जब वो मंच पर पहुंची तो उनसे बड़ी और पुरानी गायिका लता मंगेशकर को ये गीत गाने को कह दिया गया। सुमन से कोई दूसरा गीत गाने को कहा गया। जाहिर सी बात है कि सी रामचंद्र पहले से लता जी से इस गीत के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन सुमन को इसकी खबर तक नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में जो किस्सा मशहूर है कि लता मंगेशकर ने सुमन कल्याणपुर को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़ा है, जबकि लता ने ऐसा किया ही नहीं। वो हमेशा सुमन को अपनी छोटी बहन और एक प्रतिभाशाली गायिका मानती रहीं। ये बात बाद के दिनों में सुमन ने भी एक दूसरे इंटरव्यू में स्वीकारी। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, जबकि वो हमेशा से लता जी की इज्जत करती रही हैं। 60 के दशक में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ कई यादगार युगल गीत गाए। रफ़ी और सुमन की जोड़ी लोगों ने बेहद पसंद की। तब लता मंगेशकर और रफ़ी के बीच रॉयल्टी को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसी वक्त कई संगीतकारों ने सुमन कल्याणपुर को मौका दिया और तमाम हिट गाने उन्होंने इस बीच दिए। हालांकि उन्होंने पहला डुएट गीत तलत महमूद के साथ गाया था। बाद में लता मंगेशकर, आशा भोसले, शमशाद बेगम, हेमंत कुमार, मन्ना डे, मुकेश, गीता दत्त, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर जैसे तमाम गायकों के साथ उन्होंने कई गीत गाए। मराठी गीत उन्हें सबसे प्रिय थे। इसके अलावा सुमन कल्याणपुर ने असमिया, बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, उड़िया और पंजाबी समेत कई भाषाओं में बेहतरीन गीत गाए। आपको बेशक उनके कुछ लोकप्रिय गीत ज़रूर याद होंगे, जिसमें आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़ुबान पर, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, दिल एक मंदिर है, अजब है दास्तां तेरी ए ज़िंदगी, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, जैसे तमाम गीत जो आज भी संगीत की दुनिया में छाए हुए हैं। फिल्मी गीतों के अलावा उनके गैर फिल्मी और भक्ति गीत भी बेहद लोकप्रिय रहे। उन्होंने मराठी भावगीत, भजन और गज़लें भी गाईं। उनके मराठी गीतों में एक अलग आत्मीयता महसूस होती है। रेडियो के दौर में उनके कई गैर फिल्मी गीत घर घर सुने जाते थे। उनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू था उनका संयम। वे ग्लैमर और विवादों से दूर रहीं। संगीत की दुनिया में उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, न ही खुद को केंद्र में रखने की कोशिश की। उन्हें महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड मिला और 2023 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 80 के दशक तक वो गाती रहीं और आज भी जब पुराने फिल्मी संगीत की बात होती है तो सुमन कल्याणपुर की आवाज़ एक ऐसी मीठी याद की तरह लौटती है जिसमें शोर नहीं, सिर्फ सुरों की गरिमा और आत्मीयता सुनाई देती है। तो शख्सियत में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।